शुरुआत 1968 से होती है, जहां पॉल अपनी गर्लफ्रेंड आयरिस को एक बहुत ऊंचे रेस्टोरेंट स्काईव्यू बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में ले जा रहा है। आयरिस इस सरप्राइज से बहुत खुश थी, क्योंकि यह टावर उस समय की सबसे ऊंची इमारत थी। और उससे भी अजीब बात यह थी कि यह टावर अपने निर्धारित समय से 6 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था। अब उन दोनों के अलावा और भी सैकड़ों लोग वहां जमा हुए हैं, ताकि वे ऊपर जाकर उस नजारे का आनंद ले सकें। लेकिन जैसे ही वे लिफ्ट से ऊपर जाने लगते हैं, आयरिस को धीरे धीरे डर लगने लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऊपर जाकर वे देखते हैं कि यहाँ तो पहले से ही कई लोग नाच गाकर पार्टी का मजा ले रहे हैं। आज इस विशाल समारोह को देखने के लिए बहुत से लोग जमा हुए हैं। हालांकि पॉल को पता चलता है कि लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण उन्हें आज टेबल नहीं मिलेगी, इसलिए उन्हें वापस नीचे न जाना पड़े। इसके लिए वे मेहमान होने का नाटक करते हैं और बाकी लोगों के साथ पार्टी का आनंद लेने लगते हैं। इसी बीच आयरिस जहां किनारे पर खड़े होकर इमारत की ऊंचाई देख रही थी, अचानक उसका मन खराब होने लगता है और वह तेजी से वॉशरूम की तरफ दौड़ जाती है। इधर पार्टी में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिसकी वजह से बहुत जल्द यहाँ एक बड़ा हादसा होने वाला है। एक शैंपेन का कॉर्क लगने से एक नुकीली चीज कांच पर जाकर टकराती है और उस फ्लोर का शीशा चटक जाता है। हालांकि सब लोग नाचने में इतने व्यस्त थे कि कोई उस तरफ ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ आयरिस को बाथरूम की तरफ एक बच्चा दिखाई देता है जो अकेला बैठा था। उसकी मां आयरिस को देखकर समझ जाती है कि उसकी तबीयत खराब है, क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। हालांकि आयरिस ये पहले से जानती थी और उसने आज पॉल को इस बारे में बताने का फैसला किया था, लेकिन उसे यह डर भी था कि पॉल उसके प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर उसे अस्वीकार कर देगा या रुला देगा। इधर पॉल खुद ही उसे प्रपोज कर देता है। अब जब आयरिस उसे अपने प्रेग्नेंट होने की सच्चाई बताती है, तो पॉल उल्टा और खुश हो जाता है और वे आखिरकार खुश हैं कि वे फिर से एक हो जाएंगे। तभी पीछे एक बच्चा जो लगातार कुछ सिक्के नीचे फेंक रहा था, एक गार्ड उसे रुकने के लिए कहता है ताकि वह ऐसा ना करे। नीचे सिक्के फेंकने से किसी को चोट लग सकती है, लेकिन उस गार्ड के वापस जाने के बाद भी बच्चा सिक्के नीचे फेंकना जारी रखता है। इसी बीच एक सिक्का हवा में उड़कर आता है और बिल्डिंग की लिफ्ट की मशीन में जाकर फंस जाता है। अंदर आयरिस और पॉल एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं। ठीक तभी उस सिक्के के फंसने के कारण बिल्डिंग के कुछ पेंच, स्क्रू एक एक करके बाहर आने लगते हैं। उसके बाद एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। सबसे पहले एक गैस लीक होती है, फिर डांस फ्लोर जो कांच से बना था वह अचानक टूट जाता है, जिसके कारण कई लोग उसी वक्त नीचे गिर जाते हैं। आयरिस देखती है कि पॉल लटक गया है। वह उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी नीचे गिर जाता है। यहाँ तब तक चारों तरफ भागदौड़ शुरू हो गई थी। सभी अपनी जान बचाने के लिए नीचे जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन पहले जो गैस लीक हुई थी उसी के कारण चारों तरफ आग लग जाती है, जिसमें और भी कई लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ बाकी बचे हुए लोग बिल्डिंग के दूसरी तरफ दौड़ने लगते हैं। जब कुछ लोग सीढ़ियों से नीचे उतरना चाहते थे तो वह भी टूट जाती है। यानी अब नीचे जाने का एकमात्र रास्ता सिर्फ लिफ्ट ही बची है। लेकिन यहाँ भीड़ ज्यादा होने के कारण आयरिस लिफ्ट के अंदर नहीं घुस पाती है। इधर लिफ्ट में बहुत सारे लोग भर जाते हैं, जिसकी वजह से लिफ्ट नीचे गिर जाती है और उसमें मौजूद सभी लोगों की भयानक मौत हो जाती है। अब आयरिस घबराकर इधर उधर दौड़ रही थी। इस तबाह हो रही बिल्डिंग के बीच वह भी नीचे नहीं जा पा रही है, और इतनी ऊंचाई से कोई नीचे गिरे तो उसके भी बचने का कोई मौका नहीं है। यहाँ तब तक बिल्डिंग का एक हिस्सा टूट चुका है और वहां से बाकी सब नीचे गिर जाते हैं। यानी अब सिर्फ आयरिस ही जिंदा बची है। और तभी उसे एक बचाव की आवाज सुनाई देती है। ये असल में वही बच्चा था जिसे उसने शुरुआत में देखा था, इसीलिए आयरिस अब अपने साथ उसे भी बचाने दौड़ती है, लेकिन वह भी नीचे गिरने लगता है। वह काफी देर तक एक हाथ से लटक कर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः उसकी उंगलियां भी टूट जाती हैं और वे दोनों नीचे गिर जाते हैं और अंत में सभी मारे जाते हैं। तभी यह खुलासा होता है कि यह सब स्टेफनी नाम की एक लड़की सपना देख रही थी, जो अभी अपने कॉलेज की क्लास में मौजूद है। स्टेफनी पिछले 2 महीनों से आयरिस का यह सपना देख रही है और वह आज भी इस बारे में अपने दोस्त को बताती है। असल में वह आयरिस की पोती नातिन थी, लेकिन उसकी सोच ये है कि वह बार बार अपनी दादी के ऐसे हादसे का सपना क्यों देख रही है जो असल में कभी हुआ ही नहीं। इसलिए अब उसे वापस घर जाकर इस सपने का कारण जानना होगा।
स्टेफनी अगले दिन ही घर जाकर अपने पिता मार्टिन से मिलती है, क्योंकि उसे आयरिस के बारे में जानना है कि वह अभी कहां है, क्योंकि आयरिस पिछले कई दशकों से उनसे दूर थी। इसलिए अब स्टेफनी अपनी मां के सामान में आयरिस का पता ढूंढने लगती है। तभी ऊपर से स्टेफनी का भाई चार्ली भी आ जाता है, जो स्टेफनी को देखकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि स्टेफनी के कॉलेज जाने के बाद वह अपने भाई को ज्यादा फोन नहीं करती है और वह अकेला हो गया है। यहाँ अब चार्ली अपने कजिन्स से मिलने उनके घर जा रहा था, इसलिए स्टेफनी भी उसके साथ जाने लगती है ताकि वहां से उसे अपनी दादी आयरिस का पता मिल सके। रास्ते में स्टेफनी अपने भाई को अपने सपने के बारे में बता देती है कि कैसे पिछले 2 महीनों से वह अपनी दादी का एक ही सपना बार बार देख रही है, जहां उस ऊंची बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। उनकी दादी तो अभी भी जिंदा हैं, तो वह सपना बार बार क्यों आ रहा है? इसी का कारण पता लगाने के लिए स्टेफनी अपनी दादी आयरिस से मिलना चाहती है। दोनों जल्द ही अपनी चाची के घर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात उनके कजिन एरिक और बॉबी से होती है। इसके अलावा उनकी जूलिया नाम की एक बहन भी थी। अब स्टेफनी सीधे अपनी चाची ब्रेंडा और चाचा हॉवर्ड से मिलती है, जिनसे वह अपनी दादी आयरिस का पता पूछने लगती है। लेकिन उसके चाचा हॉवर्ड अब आयरिस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। वह गुस्से में कहते हैं कि कैसे उनके पिता पॉल की मौत के बाद आयरिस पागलों की तरह बातें करने लगी थी। वह सिर्फ एक ही बात बार बार कहती थी कि कैसे जो लोग उस स्काई टावर के हादसे से बचे हैं, वे अब एक एक करके सभी मारे जाएंगे। आयरिस के 2 बच्चे थे, जिनमें से हॉवर्ड खुद और स्टेफनी की मां डार्लिन। आयरिस को ऐसा व्यवहार करते देख पुलिस हॉवर्ड और डार्लिन को आयरिस से दूर कर देती है और स्टेफनी कहती है कि उसकी दादी यकीनन कुछ ऐसा कहना चाहती थी जिसे कोई कभी समझ नहीं पाया, और अब वो अपनी दादी आयरिस से मिलकर सब कुछ जानना चाहती है। हालांकि चाचा हॉवर्ड उसे अभी कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन स्टेफनी अपने चाचा से पूछताछ करके ये जान ही जाती है कि उसकी दादी का वर्तमान पता क्या है। इधर उनके सामान में से उसे अपनी दादी और दादा पॉल की पुरानी तस्वीरें भी मिल जाती हैं। यानी यह सब कुछ 50 साल पहले उस टावर के हादसे से शुरू हुआ था, जो स्टेफनी के सपने में भी दिखाई देता है। लेकिन असलियत में इस टाइमलाइन में वह घटना कभी हुई ही नहीं थी। अब स्टेफनी काफी लंबी ड्राइव करने के बाद आखिरकार अपनी दादी आयरिस के घर पहुंच जाती है। उनका घर दूर जंगल के बीचों बीच बना हुआ था और घर के चारों तरफ बहुत सिक्योरिटी लगी हुई थी। अब गाड़ी से उतरकर स्टेफनी इंटरकॉम पर बात करती है। वह अपनी दादी को यकीन दिलाती है कि वह उनकी पोती है और स्टेफनी आयरिस की बेटी डार्लिन की बेटी है, इसलिए वह उसे अंदर आने दे। अब आयरिस सबसे पहले स्टेफनी का फोन और गाड़ी की चाबी सब कुछ बाहर एक बॉक्स में रखने के लिए कहती है। वह कोई भी नुकीली चीज अंदर नहीं ला सकती। इसके बाद गेट खुल जाता है और स्टेफनी डरते डरते अंदर आकर देखती है कि आयरिस अब बूढ़ी हो गई है। आयरिस स्टेफनी को देखकर खुश होती है, लेकिन वह उसके पास नहीं जाती। स्टेफनी यह भी नोटिस करती है कि आयरिस हमेशा डरी हुई रहती है, जैसे कि उसे किसी हादसे की आशंका हो। अब स्टेफनी की मां डार्लिन के बारे में पूछने पर स्टेफनी बताती है कि कैसे उसे पिछले 2 महीनों से वही सपना आ रहा है, जहां वे सभी उस टावर में मारे जाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में ऐसी घटना कभी हुई ही नहीं। अब यह सुनकर आयरिस बताती है कि वह सब कुछ हकीकत में हुआ था। उस दिन जब वह पॉल के साथ उस स्काई टावर में गई थी, तो ऐसा सच में हुआ था। लेकिन वह सारा मंजर उसने पहले ही देख लिया था। जब छत पर पॉल उसे प्रपोज कर रहा था, तब आयरिस ने जल्दी से सारी घटनाएं बदल दी, क्योंकि उसे भविष्य के बारे में पहले ही पता चल गया था। और उसने उस बच्चे से वह सिक्का छीन लिया और आग बुझा दी, और फ्लोर में जो दरार आई थी उसके बारे में सबको बता दिया, ताकि पूरी घटना ही बदल जाए। इसलिए उस दिन उस टावर में जितने भी लोग मरने वाले थे, आयरिस के भविष्य देखने के कारण उन सब की जान बच जाती है। उसके बाद उस टावर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन समय के साथ आयरिस ने यह नोटिस करना शुरू किया कि जिन लोगों की जान उसने टावर में मरने से बचाई थी, वे बाद में दूसरी घटनाओं में मरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे असल में उन्हें उस टावर में ही मरना था। लेकिन आयरिस ने उस घटना को बदलकर उन सब की जान बचा ली। अब मौत ये नहीं चाहती कि वे सब जिंदा रहें। अब स्टेफनी हैरान रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ आयरिस बताने लगती है कि बाद में मरने वाले लोग उसी क्रम में मरने लगे जिस क्रम में वे उस टावर में मरने वाले थे, और चूंकि आखिर में आयरिस खुद बची थी, इसलिए उसने किसी तरह अब तक खुद को बचाए रखा है। लेकिन अब 2 महीने पहले उसे भी कैंसर हो गया है, यानी वह ज्यादा दिन नहीं बचेगी।
और ठीक उसी समय से स्टेफनी को भी वह सपना आना शुरू हो गया। यानी आयरिस के अनुसार उनके पूरे परिवार को बचाना होगा, क्योंकि अगर आयरिस मर जाती है तो मौत एक एक करके उसके परिवार के सदस्यों को मारना शुरू कर देगी। मौत उन सब के पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि उनका तो कभी जन्म ही नहीं होना चाहिए था। अब आयरिस इतने सालों की अपनी सारी रिसर्च स्टेफनी को देने लगती है ताकि वह सब कुछ समझ सके, जिन तरीकों की वजह से वह अब तक मौत से बच पाई है, और इसी वजह से वह उस सेफ हाउस से बाहर नहीं निकलती है, और स्टेफनी इसी की मदद से अपने परिवार को बचा पाएगी। इसी बीच एक मैग्नीफाइंग ग्लास हिल जाता है और उससे एक किरण निकलकर चलने लगती है, लेकिन आयरिस उसे देख लेती है। लेकिन अब स्टेफनी को अपनी दादी की बातों पर यकीन नहीं होता। उनकी इन्हीं बातों के कारण उनका बाकी परिवार आयरिस को पागल समझता था, इसलिए वह अब डायरी लिए बिना ही वापस जाने लगती है। आयरिस बाहर जाने के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि उसे यह अंदाजा था कि वह किन किन तरीकों से मर सकती है। वैसे भी मौत इतने सालों से उसके पीछे पड़ी है, लेकिन इस बार तो वह कैंसर की वजह से वैसे ही मर जाएगी। इसलिए स्टेफनी को यह यकीन दिलाने के लिए कि वो सच बोल रही है और ताकि वह अपने पूरे परिवार को बचा ले, इसलिए आयरिस अब उसे वो डायरी देने के लिए बाहर निकल आती है। तब वह कहती है कि अब से आगे जो होने वाला है उससे स्टेफनी को उसकी हर बात पर यकीन हो जाएगा। वह उसे दूर हटने के लिए कहती है, और तभी पीछे से एक पंखा टूटकर सीधा आयरिस के सिर में घुस जाता है और वह वहीं मर जाती है। उसने ये सब कुछ पहले से ही सोच लिया था और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब अगले दिन पूरा परिवार आयरिस के अंतिम संस्कार में जमा होता है। यहाँ स्टेफनी अपने पिता और चाचा हॉवर्ड को सब बताती है कि कैसे आयरिस ने मरने से पहले उसे सब बता दिया था कि उसकी मौत के साथ ही मौत उनके पूरे परिवार की तरफ आएगी, इसलिए वे सब सतर्क हो जाएं। हालांकि अब उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, और तभी वहां स्टेफनी की मां डार्लिन भी आ जाती है, जो उन्हें बचपन में छोड़कर चली गई थी। इसलिए स्टेफनी गुस्से में उससे दूर जाने लगती है, और जब उसका भाई चार्ली उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें अपनी मां से बात करनी चाहिए, तब स्टेफनी नहीं मानती, क्योंकि उनकी मां बचपन में उन्हें उनके पिता के भरोसे ही छोड़कर चली गई थी, और अब वह उसे एक और मौका नहीं दे सकती। अगले दिन हॉवर्ड अपने पूरे परिवार के लिए एक लंच का आयोजन करता है, क्योंकि अब पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ है। हालांकि स्टेफनी वहां अपनी मां के मौजूद होने के कारण अपने घर चली जाती है, और वह आयरिस की डायरी लेकर रिसर्च करने लगती है। उसे डायरी से पता चलता है कि वे किन किन चीजों से मर सकते हैं, और मौत उनका पीछा कभी नहीं छोड़ती, जिनका इस दुनिया में होने का कोई वजूद ही नहीं था। दूसरी तरफ लंच के समय एक गिलास टूटने के बाद बॉबी के हाथ से गलती से कांच का एक टुकड़ा बर्फ के अंदर गिर जाता है, यानी वह किसी न किसी सदस्य के गिलास में जाने वाला है। इसके बाद वह अपनी बहन डार्लिन से मिलने जाता है, क्योंकि वह कई सालों बाद वापस आई है। वह यह भी जानता है कि कैसे उनकी मां आयरिस हमेशा उन्हें मौत को लेकर डरा कर रखती थी। इसी वजह से डार्लिन की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, और वह अपने बच्चों स्टेफनी और चार्ली को बचपन में उनके पिता के पास छोड़कर चली गई थी। इधर स्टेफनी डायरी से अंदाजा लगा लेती है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए वह जल्दी से उन्हें फोन करने लगती है और उनके घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन बाकी सब लंच में व्यस्त होने के कारण कोई फोन नहीं उठा पाता। दूसरी तरफ हॉवर्ड तब तक अपने बच्चों के साथ शामिल हो जाता है। ठीक तभी डार्लिन नोटिस करती है कि उनके नीचे एक नुकीला औजार पड़ा था, और वह उसे उठाकर किनारे रख देती है। हालांकि तब तक सारी घटनाएं शुरू हो चुकी थीं, लेकिन जैसे ही उसे देखकर हॉवर्ड उसकी तरफ जा रहा था, तभी कांच का वह टुकड़ा जो गिलास में गिरा था, अब वह हॉवर्ड के पैर में चुभ जाता है, और वह नुकीला औजार जिसे डार्लिन ने उठाकर रखा था वो गिर जाता है, और घास काटने की मशीन चालू हो जाती है, और वह मशीन सीधा हॉवर्ड के चेहरे के ऊपर चढ़ जाती है, जिसके कारण वह वहीं पर मारा जाता है। अब यहां से स्टेफनी को आयरिस की थ्योरी पक्की हो गई है कि आयरिस की मौत के साथ ही अब उसका पूरा परिवार मरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनका तो कभी जन्म ही नहीं होना था। इसलिए स्टेफनी अपनी पूरी रिसर्च तैयार करती है और अपने परिवार को इकट्ठा करके उन्हें सब कुछ समझाना शुरू करती है। स्टेफनी बताने लगती है कि कैसे उस टावर में आयरिस द्वारा बचाए जाने के बाद मौत ने उन सभी लोगों को फिर से एक एक करके मारना शुरू कर दिया है। हालांकि चूंकि उन लोगों की मौत की संख्या सैकड़ों में थी, इसलिए मौत को हर किसी तक पहुंचने में कई साल लग गए, और तब तक कई लोगों ने बच्चों को जन्म भी दे दिया था, जिनका जन्म तो होता ही नहीं,
अगर वे टावर में मारे जाते। इसलिए अब मौत उन सभी को मार रही है जिनका कनेक्शन उस टावर में मौजूद लोगों के साथ था। और अंत में जब आयरिस के मरने की बारी आई तो वह उस केबिन में छिप गई और मौत को उस तक पहुंचने में कई साल लग गए। इसलिए इसके बाद कोई नहीं मर रहा था, लेकिन मौत अब आयरिस की मौत के बाद उनके पीछे आएगी। ये मौत एक क्रम में बड़ों से छोटों को पकड़ती है। मतलब हॉवर्ड आयरिस का बड़ा बेटा था, तो अब हॉवर्ड की मौत के बाद उसके 3 बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से मारे जाएंगे। सबसे पहले बड़ा बेटा एरिक, फिर जूलिया और आखिर में सबसे छोटा बॉबी। उनके बाद हॉवर्ड की छोटी बहन डार्लिन के परिवार की बारी आएगी, जहां डार्लिन के बाद खुद स्टेफनी और अंत में चार्ली। मौत का पूरा सिस्टम अब यही रहेगा, लेकिन हॉवर्ड की पत्नी ब्रेंडा और स्टेफनी के पिता ये दोनों सुरक्षित हैं, क्योंकि वे दोनों आयरिस और पॉल की ब्लड लाइन से नहीं हैं। स्टेफनी ये भी बताती है कि उस डायरी में जेबी नाम के एक व्यक्ति के बारे में उसे पता चला है, जिसने मौत को चकमा दिया था। इसलिए वे उसे ढूंढकर उससे पूछ सकते हैं कि वे कैसे बचेंगे। हालांकि इस बार भी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वे ये कहते हैं कि स्टेफनी भी अपनी दादी की तरह पागल हो रही है। ये कहकर सब चले जाते हैं। अब उस रात जब एरिक अपनी टैटू शॉप में रोज की तरह काम कर रहा था, तो सारा काम खत्म होने के बाद एरिक दुकान में अकेला रह जाता है। वह अपने पिता हॉवर्ड की याद में अपने हाथ पर टैटू बनाने लगता है। इसी बीच उसके पास स्टेफनी का मैसेज आता है कि अब अगला नंबर उसी का है, इसलिए वह सतर्क रहे। लेकिन एरिक अपना फोन बंद कर देता है। तभी यहाँ घटनाएं अपने आप घटने लगती हैं। साउंड बॉक्स के वाइब्रेशन से एक बोतल गिर जाती है। वह तेजी से उठकर खड़ा होता है, जिसके कारण कुर्सी जाकर अलमारी से टकराती है और एक लिक्विड की बोतल गिर जाती है। ढक्कन ढीला होने के कारण वहां से लिक्विड बहने लगता है। पंखे के साथ चेन टकराते टकराते कुंडी खुल जाती है और कुंडी में लगी हुई चेन जाकर सीधे एरिक की नाक की रिंग में फंस जाती है, जिसके कारण वह बाहर नहीं निकल पाता। दूसरी तरफ नीचे तब तक एक लैंप गिरकर आग लग चुकी है। उस समय एरिक खुद चेन में लटक जाता है और तभी दुकान में एक बड़ा धमाका होता है। अब सुबह होते ही स्टेफनी अपने छोटे भाई चार्ली को जगाती है कि एरिक का फोन रात